नमस्कार सभी को। आज हमारा अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारा है शब्द भेद। शब्द भेद में समझाने से पहले इसके अंदर मैं ये बताना चाहूंगी शब्दों का भेद। शब्द अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं इसके अंदर। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इसके बारे में आपको पता ही होगा संज्ञा क्या होती है। जब मैं आपका नाम पूछती हूँ तो आप बताएंगे मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, राम है, सीता है, गीता है। और मैंने पूछा आप रहते कहाँ हैं, तो आपने कहा दिल्ली में। मैंने पूछा आपके विद्यालय का नाम क्या है, आपने बताया ये। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमारी अंतर्गत आती हैं संज्ञा के अंतर्गत। सबसे पहले मैं प्रस्तावना शुरू करूंगी। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से बनते हैं वाक्य। वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से क्या बनता है, वाक्य। वाक्य से ही भाषा बनती है। जैसे कि पहले बच्चा जब होता है तो बच्चे को हम क्या सिखाते हैं, बच्चे को हम सिखाते हैं वर्णमाला, वर्णों की माला सिखाते हैं। फिर उसके बाद हम बच्चों को स्वर और व्यंजन में भेद सिखाते हैं कि बेटा ये स्वर है और ये हमारे व्यंजन है। फिर बच्चा इसके अंदर भेद सीखता है। फिर उसके बाद हम उसे सिखाते हैं शब्द बनाना। शब्द जब बच्चा वो सीख जाता है, 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, उसके बाद हम बच्चे को सिखाते हैं वाक्य बनाना। और वाक्य से क्या बनती है, भाषा बनती है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि अथवा इकाई जिसमें अक्षरों की योजना बनाई जाती है, वह छोटी से छोटी ध्वनि अथवा इकाई जिसमें अक्षरों की योजना बनाई जाती है, अक्षर माला बनाई जाती है और उनको विभाजित नहीं किया जाता, वह क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आ, ई, उ, क, ख, ग, घ। किसी लिपि के वर्णों की सूची को वर्णमाला कहते हैं। लिपि की सूची कौन सी होगी, जिसमें स्वर और व्यंजन का मेल होता है, उसको कहते हैं वर्णमाला। दूसरे शब्दों में वर्णों के समुदाय को ही हम कहते हैं वर्णमाला। जैसे देवनागरी लिपि की वर्णमाला हिंदी में है। देवनागरी जो लिपि है, हमारी लिपियां अलग अलग हैं, तो देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है वो हिंदी में है। और वर्णमाला के 3 भाग होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है योगवाह। भाषा अभिव्यक्ति का वह सशक्त माध्यम है जब हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, उस माध्यम को हम भाषा का नाम देते हैं। हम अपनी बात दूसरों तक किसी भी माध्यम द्वारा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आजकल के जमाने में क्या है, व्हाट्सएप का जमाना है। तो लोग अपनी जो बात है एक दूसरे तक करने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप ना रहकर कई लोग ईमेल का प्रयोग करते हैं, ईमेल पर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, यानी एक दूसरे को वहां से उत्तर मिल जाता है। भाषा 2 व्यक्तियों के बीच होने वाले संवाद को कहते हैं। यानी 2 व्यक्तियों के बीच में जो संवाद होएगा उसे भाषा कहते हैं। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति तो संवाद कर नहीं सकता ना, बातचीत कर नहीं सकता, उसे किसी दूसरे व्यक्ति की तो जरूरत पड़ेगी ना। हमें यह भी मालूम है कि हर भाषा का एक व्याकरण होता है। उस व्याकरण के वर्णों से मिलकर ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और शब्दों के मिलकर बनने से क्या बनती है, भाषा। जब एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक जब वर्ण मिल जाते हैं आपस में तो क्या बन जाता है, वो समूह शब्द बन जाते हैं, जिससे किसी ना किसी अर्थ का बोध होता है। कोई ना कोई अर्थ जरूर बताएगा। अगर वो अर्थ नहीं बता रहा वो शब्द, तो वो कौन सा शब्द कहलाएगा, निरर्थक शब्द कहलाएगा। अगर वो अर्थ बता रहा है तो वो कौन सा शब्द कहलाएगा, सार्थक शब्द कहलाएगा। दूसरे शब्दों में निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं,
शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की एक स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है। जैसे जब शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होती हैं तो वह शब्द कहलाती हैं, लेकिन ये वह जब शब्द किसी वाक्य का अंग बन जाते हैं तो फिर वह पद के रूप में बन जाने से क्या कहलाती हैं? पद कहलाती हैं। जैसे अगर मैंने बोला राधा, तो आपने कहा ये क्या है? शब्द है। राधा क्या है? शब्द है। अब राधा को वाक्य में जोड़ दिया जाए, राधा खाना खाती है या राधा खाना बनाती है, तो वहां ये किसके नियमों में बन गया? व्याकरण के नियमों में। बना रही है, खा रही है, चल रही है, दौड़ रही है, तो राधा क्या थी? संज्ञा थी। और संज्ञा किसके नियम में बन गया? वाक्य के नियम में। जैसे चलना फिरना, ये क्या है? क्रिया है। तो वाक्य के नियमों में जब वे बन जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? पद। अधिगम का उद्देश्य इस अध्याय को पढ़ने से आप निम्नलिखित बातों को समझ सकेंगे ध्यान से। इसमें वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्दों के बारे में जानेंगे, शब्द भेद के बारे में जानेंगे आप इसमें, अर्थ, उत्पत्ति, बनावट और व्याकरण के आधार पर आप कितने भेद होते हैं ये जानेंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द को जानेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द को भी आप इसके अंदर जानेंगे, योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक शब्दों को भी इसके अंतर्गत जानेंगे, विकारी अविकारी शब्द, तत्सम तद्भव शब्दों में अंतर जानेंगे, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी शब्द भेद। शब्द भेद क्या है? शब्द भेद को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर। हमारे जो शब्द भेद हैं वो अर्थ के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है, बनावट के आधार पर है और व्याकरण के आधार पर है। पहले मैं बात करूंगी अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द होते हैं। अब ये होते क्या है, इसको जानने से पहले मैं एक एक जो आपके पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करूंगी। पहला है हमारा एकार्थी शब्द। जिन शब्दों में एक ही अर्थ का बोध होता है, एक ही अर्थ आएगा, उन्हें क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द। एक अर्थ आ रहा है, जैसे कलम, घोड़ा, मेज, पीला आदि, ये शब्द एक है, अनेक शब्द नहीं है, एक शब्द है। तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं? जिनमें एक शब्द हो, एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? देखिए, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थों का बोध होता है, एक से अधिक अर्थ, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर, अंतर, नग, दल, मधु आदि। अक्षर क्या है? अनेक अक्षरों से मिलकर बनेगा, एक अकेला अक्षर नहीं बना सकता। अंतर, अंतर देखना है आपको, दो चीजों के अंतर। अगर आप एक खट्टी चीज और एक मीठी चीज रख दोगे तो दोनों में अंतर आराम से बता सकते हो। तो ये क्या है? एक शब्द नहीं है, ये अनेक शब्द बन रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अगला है हमारा पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, समानता कैसे दिखाई जाएगी, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, आकाश का पर्यायवाची होगा अंबर, गगन, नभ। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? जलज, पंकज, नीरज। आग का पर्यायवाची क्या होगा? अनल, पावक, अग्नि। अगला है हमारा विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख दुख, जीवन मरण, मान अपमान, स्त्री पुरुष, हार जीत, लाभ हानि। तो विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। विपरीत का अर्थ क्या होता है? उल्टा अर्थ प्रकट करना। जैसे सोना जागना, खेलना कूदना, इस तरह के जो अर्थ होते हैं, उल्टे अर्थ प्रकट करें, उन्हें कहते हैं विलोम शब्द। अगला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द आते हैं। अब इनको एक्सप्लेन करती हूं मैं एक एक करके। पहला हमारा जो आ रहा है वो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? जिन शब्दों को संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे संस्कृत में शब्द है ना, तो वैसे के वैसे ही लेकर आ जाएंगे, उसको अपना लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे माँ, माँ शब्द संस्कृत से है, लिया गया है, और हिंदी में ज्यों का त्यों आ गया है। जैसे का वैसा वैसे ही ले आए हैं। आशा, अग्नि, नयन,
मुख, भवन आदि। ये सारे शब्द जो हैं ये संस्कृत के शब्द हैं और ये बिना किसी परिवर्तन के किस में आ गए हैं, हिंदी में। अगला है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वह शब्द जिनका संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते समय रूप परिवर्तन हो गया है। रूप परिवर्तन हो गया है, जैसे आम, घी, घर, दही, आंख, आठ आदि। आठ यानी संख्या के बारे में बताया गया। वे शब्द जिनका संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते समय रूप परिवर्तन हो गया। रूप परिवर्तन कैसे हुआ है? जैसे आम, आम का परिवर्तन हुआ है। घी, घृत बोलते हैं उसको। घर, ग्रह बोलते हैं घर को, तो ग्रह जो है वो घर बन गया है। इस तरह से जो शब्द हैं वो परिवर्तित होकर आए हैं। अगला है हमारा देशज शब्द। इस प्रकार के शब्द जो हिंदी के निजी शब्द हैं, जिनके उद्गम का पता नहीं होता, उन्हें देशज अथवा देशी शब्द कहते हैं। जिनका उद्गम कैसे हुआ हमें यही नहीं पता अभी कि कहाँ से लाए गए हैं, पर वैसे के वैसे ही उसे अपना लिया गया। हिंदी के निजी शब्द हैं, जैसे बिल्ली, गाड़ी, सड़क, डिबिया, लोटा, गड़बड़, जूता, लकड़ी आदि। अगला है हमारा विदेशी शब्द, जो विदेश से लिए गए। विदेश से पता समझ आ ही रहा है आपको, विदेशी यानी विदेश से जो शब्द लिए गए। जो शब्द हिंदी में अन्य भाषाओं से विदेशी लोगों के संपर्क के कारण प्रयोग होने लगते हैं। यानी वह शब्द जो हिंदी में अन्य भाषाओं से विदेशी लोगों के संपर्क में आ गए। विदेशी लोगों के संपर्क में आने पे क्या हुआ? वे विदेशी अथवा आगत शब्द बन गए। अर्थ से स्पष्ट हो रहा है कैसे? जो दूसरे देशों से ग्रहण किए गए हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो दूसरे देश से लाए गए शब्द हैं उन्हें विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे कॉलर, कॉलेज, ये सारे इंग्लिश के शब्द हैं, विदेश से लाए गए शब्द हैं। नर्स, स्टेशन, दरवाजा, बुखार, पटाखा, टेलीफोन, बुलबुल, लाश, गलीचा, बेगम, बहादुर, कैंची, गमला, कारतूस, आलू, पुलिस, चाय आदि। ये सारे कौन से शब्द हैं? हमारे विदेशी शब्द। अगला आता है हमारा बनावट के आधार पर। अब आपको अर्थ के आधार पर शब्द समझ आ गए हैं, अर्थ के आधार पर मैंने आपको बता दिए। अगला हमारा आ रहा है बनावट के आधार पर। अब बनावट के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहले हम एक एक करके इसको मैं आपको बताऊंगी। पहला शब्द जो आ रहा है हमारा वो है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये वह शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बना होता, किसी के जोड़ से नहीं बना, और टुकड़े होने पर उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। ना तो वो जोड़ बना रहा है किसी चीज का और ना वही कोई अर्थ निकाल के दे रहा है। जैसे हाथी, अगर आप हाथी को हा और था, थी को अलग कर दोगे तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। ये कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। यानी ऐसे शब्द जिनको आप तोड़ भी दोगे, जिनके टुकड़े भी कर दोगे, परंतु उसका अर्थ नहीं आएगा, वह शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। अगला है हमारा गेंद। गेंद में कैसे बनेगा? गे और द, कुछ नहीं अर्थ निकलेगा इसका भी। फल, फाला फल, फा का कोई अर्थ नहीं है, ला का कोई अर्थ नहीं होता। अगला है हमारा यौगिक शब्द। योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, अर्थात जो शब्द अन्य शब्दों के मिलाने से बनते हैं। योग का अर्थ क्या है? जोड़ना, मिलाना, अर्थात जो अन्य शब्दों के मिलाने से बनते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? योग शब्द। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना, मिलाना। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय का क्या बनेगा? पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। हिमालय, हिम जमा आलय, दो शब्दों को तोड़ने पर एक नया शब्द बन रहा है, हिम और आलय। राजदूत, राज जमा दूत आदि, उनका योग बनेगा, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो योग होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे दशानन और पीताम्बर, ये कौन से शब्द होते हैं? ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, 10 सर वाला यानी रावण। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो वह शब्द होते हैं जो किसी का योग तो बनाते हैं और उसके साथ साथ अर्थ भी जरूर प्रकट करेंगे। जैसे एक और बता सकती हूँ, नीलकंठ,
नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। अगला है हमारा व्याकरण के आधार पर, जिसमें विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वह शब्द होते हैं जिनके रूप परिवर्तन तो हो जाते हैं, परंतु उसका अर्थ जो है वो बदल जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। जैसे घोड़ा, तुम, कमरा, लड़का, ये कौन से शब्द है हमारे? विकारी शब्द। अब विकारी शब्द के अंतर्गत भी चार भेद होंगे हमारे। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। ये सारे इसके चार भेद हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं बदलता, जैसे है ना वैसे ही रहेंगे, रूप कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे तेज की, पर, नित्य। अविकारी शब्द के भी चार उदाहरण होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अभी ये सारे एक्सप्लेन करेंगे आपको नीचे आगे। ये देखिए पहला आ रहा है हमारा संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी तथा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। दोबारा बता रही हूं मैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब देखिए व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम आ गया नरेंद्र, नरेंद्र आ गया। वस्तु क्या आ गई हमारी? वस्तु क्या है हमारी? मेज, मेज के बारे में बताया गया। वस्तु के बाद है हमारा प्राणी, प्राणी कौन है हमारा? कुत्ता, प्राणी कौन बताया गया? कुत्ता। और स्थान के बारे में बताया गया, तो इन्होंने स्थान बताया अपना मेरठ। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या भाव की संज्ञा को नाम इसलिए दिया जाता है ताकि हम उसका व्यवहार कर सकें। जैसे अगर हम उसको नाम नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी वस्तु है, इसका नाम क्या है? संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका नाम ना हो, इसलिए बच्चे का नाम होने पर भी उसका नामकरण किया जाता है। सही बात है, क्योंकि बच्चे को हम कैसे पहचानेंगे इसका नाम ये है? अगर मैं अपना नाम बता रही हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा मेरा नाम क्या है? तो अपना नाम बताने के लिए हमारे जो संसार में अगर हम बात करते हैं, तो जब भी बच्चा पैदा होता है हम उसका नामकरण जरूर करते हैं। ये इसका नाम है राम, इसका नाम है सीता, इसका नाम है गीता, इसका नाम है श्याम। इस तरह से नाम रखा जाता है। यदि नाम नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा बताओ? तो कई सारे बच्चे जो हैं, हम किसको कैसे पुकारेंगे? हम पुकार ही नहीं सकते, हम तो सबको ही राम बोलेंगे अगर हम नाम नहीं रखेंगे, या फिर हम गुमनाम बोलेंगे। नाम ही नहीं रखा, क्योंकि हमने नाम होने पर कह सकते हैं कि शिव नंदन इधर आओ। हमने शिव नंदन नाम रखा और शिव नंदन को बुला रहे हैं इधर आओ। नाम रखने पर वीरेंद्र यह काम करो, वीरेंद्र को बोला गया यह काम करो। राजकुमार तुम यहाँ मत बैठो, रमेश तुम ये साइकिल वहां खड़ी कर दो। अतः नाम या संज्ञा का अत्यंत महत्व है। संज्ञा के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों में किसी जाति, प्राणी, पदार्थ, समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध होगा, ने जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, पर्वत। पुस्तक कोई भी पुस्तक हो सकती है, हम किसी भी पुस्तक को बोल सकते हैं। पर्वत, हम किसी भी पर्वत का नाम ले सकते हैं, यहाँ पर्वत का नाम नहीं बताया गया। नगर, नगर का नाम नहीं बताया गया। स्त्री, किस स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं वो भी नहीं बताया जाएगा। पुरुष आदि। तो प्राणी, पदार्थ और समूह के बारे में अगर बात की जाए तो वे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अगली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों में किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का ज्ञान होता है, जिसमें हमें प्राणी, स्थान और वस्तु पता चलेगी, वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दिल्ली, कबीरदास, कुर्सी, रामचरितमानस, ताजमहल। देखो इसमें दिल्ली जो है स्थान के बारे में बता दिया, कबीरदास जो है नाम के बारे में बता दिया, कुर्सी क्या है हमारा? वस्तु है, रामचरित्र हमारी पुस्तक है तो ये भी वस्तु है, और ताजमहल भी स्थान है। तो इनके बारे में जब बताया जाता है तो ये क्या बनेंगी? हमारी व्यक्तिवाचक। परंतु अगर मैंने दिल्ली नहीं बताया और मैंने बोल दिया वह उस शहर में रहता है, शहर का नाम थोड़ी बताया, तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों में किसी भाव, गुण अथवा स्थिति का ज्ञान होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रसन्नता, बचपन, भोलापन, लंबाई,
चौड़ाई, गर्मी, सर्दी, सौंदर्य। तो जिन शब्दों में किसी भाव, गुण अथवा स्थिति का बोध होता है, हमें इसका ज्ञान करा रहे हैं। हमारे अंदर से भावनाएं क्या निकल रही, जैसे खुशी, अगर प्रसन्नता है तो प्रसन्नता पता चलेगी ना, बचपन, भोलापन, लंबाई, चौड़ाई, गर्मी, सर्दी, सौंदर्य, ये सारी क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा। अब आप इसमें संज्ञा किसे कहते हैं आप बता सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसके अंदर भाव यानी गुण जुड़ा होता है। जातिवाचक और भाववाचक में अंतर बता सकते हो? जाति का जिसमें बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा है, और जिसमें व्यक्ति की, जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, जो हमें ज्ञान कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मदन विद्यालय जा रहा है, मैंने बोला मदन विद्यालय जा रहा है, यह विद्यालय पढ़ने जा रहा है, या वह विद्यालय पढ़ने जा रहा है। ऊपर के वाक्य में हमने क्या पढ़ा था? मदन क्या है? अगर हम नाम ले रहे हैं तो मदन क्या है? संज्ञा। और दूसरे वाक्य में उस काम को कर कौन रहा है, यानी काम को करने वाला कर्ता। कर्ता के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? शब्द के बदले में हम प्रयोग किए गए, अतः वह सर्वनाम है। अब हम ये नहीं बुलाएंगे मदन विद्यालय जा रहा है, अब हम क्या बोलेंगे? मदन को वह विद्यालय जा रहा है। हमने उसके स्थान पर क्या लगा दिया? वह। रमेश मनीष के साथ उसके घर गया, रमेश मनीष के साथ उसके घर गया। सर्वनाम में संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होती। हिंदी में सर्वनाम निम्नलिखित सर्वनाम है। हिंदी में कौन कौन से सर्वनाम है? मैं, तू, वह, आप, सो, जो, कोई, कौन, क्या, कुछ। व्यवहार में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं, 3 पुरुषों का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे शालिनी ने कहा आज मैं गाना नहीं गाऊंगी, शालिनी ने कहा आज मैं गाना नहीं गाऊंगी। अब शालिनी तो नाम है ना किसी का, और ये क्या है? संज्ञा है। मोहन ने तुमसे कहा कि मैं आज एक पत्र लिखूंगा। मोहन कौन है? मोहन भी संज्ञा है, और पत्र क्या है? पत्र भी संज्ञा है। राहुल ने मुझसे कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। राहुल कौन है? संज्ञा है। किसी का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। स्कूल क्या है? स्थान के बारे में बता रहा है, ये भी क्या है? संज्ञा। उपरोक्त वाक्य में मैं कहने वाले के लिए तुम, जो कह रहा है मैं, उसके कहने के लिए तुम, और मुझे सुनने वाले के लिए, जो सुनने वाला है, उसके लिए वह। किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जो बात को फर्स्ट और सेकंड के, यानी पहले और दूसरे के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ है, वो तीसरे पर्सन को अगर पता चले, तीसरे व्यक्ति को पता चले, तो वो क्या कहलाता है? उसमें अतः, मैं, तुम, मुझे और पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अतः, मैंने अपनी बात को कहा, किस तक पहुंचाया? तुम तक। और तुमने क्या बताया? उसे बताया, यानी अन्य पुरुष। तो ये क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहला होता है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होगा? जब मैंने कहा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने कहा, तो मैं कौन हूँ? उत्तम। मैंने अपनी बात को तुम तक पहुंचाया, तो तुम कौन हो? मध्यम। और हम दोनों की बात को अगर हमने किसी अन्य को बताया, वो कौन सा पुरुष होएगा? अन्य पुरुष। अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चय का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम शब्द निश्चय का बोध कराते हुए निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह आ रहा है, वह काम कर रहा है, ये सब बच्चे खेल रहे हैं। उपरोक्त वाक्य में वह, ये निश्चयवाचक, यानी निश्चय का मतलब ही समझ आ रहा है, निश्चित है, निश्चित है कि ये वह आ रहा है, पक्की बात है वो आ रहा है। वह काम कर रहा है, सही बात है, वह काम ही कर रहा है। जो बात निश्चयपूर्ण हो वह क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु,
अथवा प्राणी का बोध नहीं होता, जिसमें किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध नहीं होगा, उन शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन लिख रहा है, यह समुद्र कितना लंबा है, हमें नहीं पता, हम इसमें हमें शंका है कि कौन कर रहा है, हमें नहीं पता वो कौन है, और दरवाजे पर कौन खड़ा है, दाल में कुछ काला है, तो कौन कुछ, ये वाले जो मैंने शब्द बताए हैं ये अनिश्चयवाचक के अंतर्गत कहलाते हैं। और निश्चय में क्या होगा, पक्का है, जो वहां पर दरवाजे पे खड़ा है वह कौन है। अतः यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, दाल में कुछ पड़ा है, तो दाल में क्या पड़ा है हमें नहीं पता, कुछ मैंने बोला, मुझे नहीं पता क्या पड़ा है, तो हम उसमें डाउट लगा रहे हैं, वह क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। वह शब्द जो किसी अन्य उपवाक्य में प्रयोग होते समय संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं। वह शब्द जो किसी अन्य उपवाक्य में प्रयोग होते समय संज्ञा और सर्वनाम में संबंध, कैसा संबंध दर्शाएंगे, अभी संबंध वाचक से संबंध आ रहा है कि अगर किसी का कोई भी संबंध बता रहे हैं, जैसे मैंने बोला जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, तो जो परिश्रम करेगा वही सफल होएगा, जो परिश्रम नहीं करेगा वो सफल कहाँ से होएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी की बात की गई, जो और वह की बात की गई, जिसने भलाई का कार्य किया उसे उपकार मिलेगा, तो जिसने किया और उसे मिलेगा उपकार। उपरोक्त तीनों वाक्यों में क्रमशः जो वह, जिसकी, उसकी, जिसने आदि शब्द एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं, वह क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो डर गया सो मर गया, तो जो और सो क्या कहलाएगा, संबंध बता रहे हैं ना, जो डर गया सो मर गया, संबंध बता रहे हैं, इसलिए वे क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक से ही आपको ज्ञात हो रहा है, इसमें सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और अंत में एक चीज और है, इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर मिलेगा आपको। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर मिलेगा। जो शब्द प्रश्न पूछने अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द प्रश्न पूछने अथवा किसी वस्तु को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, और अंत में देखिए, अंत में क्या लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन आ रहा है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक। तुम कहाँ रहते हो, तो तुमसे पूछा गया तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न किया गया। किसने बर्तन गिराया, उपरोक्त वाक्य में कौन, कहाँ और किसने शब्द वाक्य प्रश्नों का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्या से कहलाएंगे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के। अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। वह शब्द जो अपनापन अथवा निजीपन का बोध कराते हैं। अपनापन बताएंगे और निजी भी अपना ही होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना काम करो, या मैं अपना ना कहकर ये कहूंगी स्वयं कार्य करो, अपना स्वयं कार्य करो। अपने भाई के साथ जाओ, मैं अपना पाठ पढ़ूंगा। उपरोक्त वाक्य में अपना जो शब्द आया है वो अपनेपन का बोध करा रहा है, अतः ये शब्द क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों के रूप, वचन और संबंध कारक के कारण बदलते रहते हैं। ध्यान रहे कि संबंध कारक के अतिरिक्त सर्वनाम लिंग के कारण नहीं बदलते। जैसे वह, तुम, मैं, कौन आदि, ये बदलेंगे नहीं। इसमें यही बता रहे हैं कि जो संबंध कारक के अतिरिक्त जो भी आ रहे हैं लिंग और सर्वनाम, वो किसी कारण से बदलेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे ही होंगे। सर्वनाम दोनों लिंगों में एक समान प्रयुक्त होते हैं। अभी जो मैंने ऊपर पढ़ाया, अब आपने ये कर सकते हो, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम में अंतर बता सकते हैं अब आप। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग किया जा रहा है, मैंने बोला सीता, गीता। अब सीता और गीता का नाम ना लेकर मैं कहूंगी वह। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब उसको भी आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से भेद है। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चय में, निश्चय में यानी
निश्चय में मैं बता दूंगी ये निश्चित वस्तु के बारे में बात की जा रही है, और अनिश्चय में अनिश्चित कि हमें नहीं पता उसके अंदर, मैंने जैसा भी बताया दाल में कुछ पड़ा है, तो कुछ, कोई, कैसी। पहले वाक्य क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कैसे बदलते हैं? सर्वनाम शब्दों के रूप, वचन और संबंध कारक के कारण बदलते हैं। जब शब्द में रूप परिवर्तन किस प्रकार होएगा? वचन के अनुसार होएगा, संबंध के कारण होंगे, इसके कारण होगा, तो ये क्या कहलाएंगे? शब्द बदलते हैं। अगला है हमारा विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, सुंदर बालक, मीठा आम, छोटा वृक्ष। काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता क्या है? कैसा दिखता है घोड़ा? काला। बालक कैसा दिख रहा है? सुंदर। आम कैसा है? मीठा है। वृक्ष कैसा है? छोटा है। तो यानी ये क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, वे क्या कहलाती हैं? विशेषण कहलाते हैं। उपयुक्त शब्द समूह में काला, सुंदर, मीठा, छोटा आदि शब्दों से घोड़ा, बालक, आम, वृक्ष की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। वैसे ये शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे विशेषण। विशेषण के भी 5 भेद हैं। पहला है हमारा विशेषण के 4 भेद हैं। ये जो अंत में दिया गया है गलत है। 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा दोष प्रकट हो, गुण और दोष प्रकट हो, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक सर्वनाम। जैसे यह बिल्ली काली है, तो काली शब्द बिल्ली की विशेषता बता रहा है, अतः काली गुणवाचक विशेषण है। और अन्य उदाहरण में क्या बताया गया है? अच्छा, बुरा, कुशल, चतुर, लोभी, झूठा, चोरी, पापी, निर्दयी, पीला, काला, लाल, नीला, लंबा, छोटा, सीधा, गोल, पतला, प्राचीन, नवीन, स्वस्थ, युवा, कमजोर और बीमार। ये सारे क्या कहलाएंगे? हमारे गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु की नाप, मात्रा अथवा तोल बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 लीटर दूध लाओ, 5 मीटर की डोरी काट दो, 2 किलो दाल दे दो, 3 मीटर कपड़ा खरीदा। इन वाक्यों में 1 लीटर, 5 मीटर और 2 किलो क्या है? यानी माप तोल संबंधी चीजों के बारे में बता रहे हैं। ये क्या कहलाएंगे? हमारे परिमाणवाचक विशेषण। अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 बंदर लड़ रहे हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो 2 और 4 गिनती बताई जाएगी जिसके अंदर, वे क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। अगला है हमारा संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा जो शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताता है, तो क्या कहलाता है? संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह घोड़ा है, उस जंगल में शेर है। इन दोनों वाक्यों में यह और उस घोड़ा और जंगल की ओर संकेत कर रहा है। यानी हम जब कोई संकेत करके किसी चीज को बताएंगे तो वह क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द से बनाए जाते हैं। ये नहीं है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण, बस हमारे 4 ही थे इसके अंतर्गत। तो विशेषण से आप क्या समझते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषता विशेषण कौन से होते हैं? जिनमें किसी की गुण के बारे में बताया जाता है, अच्छा, गोरा, काला, ईमानदार। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण किस प्रकार भिन्न है? परिमाण में मापतोल संबंधी चीजों के बारे में बताया जाएगा और संख्या में गिनती 1 2 3 4 बताया जाएगा। सार्वनामिक विशेषण यानी कि
संकेत करना, किसी चीज का संकेत करके उसको संबोधित करना। अब वही चीजें दोबारा से नीचे आ रही है, मैं आपको ये दोबारा से एक बार समझा देती हूँ। एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। इसकी पुनरुक्ति करवा रही हूँ मैं एक बार फिर से, उसको आपको रिपीट करवा रही हूँ, जिससे किसी ना किसी अर्थ का बोध होता है। जैसे कमल, व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। वह शब्द जिनके रूप बदल जाते हैं वे कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी कहे जाते हैं। जिन शब्दों को संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे माँ, आशा, अग्नि, नयन, मुख, भवन आदि। जबकि वह शब्द जिनका संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते समय रूप परिवर्तन हो गए, वे क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। जैसे आम, घी, घर, दही, आंख, 60 आदि। अन्य भाषाओं में वह शब्द जो हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं वे आगस शब्द कहलाते हैं। जो हिंदी में प्रयोग हो रहे शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं? आगस शब्द। पुस्तकालय, विद्यालय, राजदूत आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? भी आपको बताया था, 4 भेद होते हैं। विलोम शब्द क्या होता है? जब कोई विपरीत अर्थ प्रकट करता है। किसी लिपि के वर्णों की सूची को वर्णमाला कहते हैं, और दूसरे शब्दों में वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। जैसे देवनागरी लिपि की वर्णमाला हिंदी में है। शब्द जब किसी वाक्य का अंग बन जाते हैं तो वह फिर पद कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे नरेंद्र, मेज, कुत्ता, मेरठ। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जिन शब्दों में किसी भाव, गुण अथवा स्थिति का ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिन शब्दों में किसी जाति, प्राणी, पदार्थ, समूह का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। जबकि जिन शब्दों में किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का ज्ञान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मदन विद्यालय जा रहा है, तो वह विद्यालय पढ़ने जा रहा है, ऊपर के वाक्य में मदन संज्ञा है और दूसरे वाक्य में कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो काम को कर रहा है। मदन के स्थान पर क्या आ जाएगा? वह शब्द। तो कर्ता के बदले में वह आ गया। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी तथा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जबकि किसी शब्दों का प्रयोग करते समय संज्ञा के बदले में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चय का बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह आ रहा है, वह काम कर रहे हैं, वह सब बच्चे खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी का बोध नहीं होता उस शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों के रूप, वचन और संबंध के कारण बदलते हैं। अगला है हमारा, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा दोष प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा दोष प्रकट हो उसे हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु की नाप, मात्रा अथवा तोल बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जबकि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो वे शब्द क्या कहलाते हैं?
संख्यावाचक, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको, माप तोल संबंधी 2 किलो, 4 किलो चीनी ले आओ, 2 किलो चावल ले आओ। माप तोल संबंधी 2 मीटर कपड़ा, 2 लीटर पानी। तो पानी और दूध और इन चीजों की जो मात्रा है, इनको माप तोल संबंधी चीजों में तोला जाता है, और संख्या में क्या आएंगे, हमारी गिनती आएगी। ये शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक को क्या कहते हैं हम, सार्वनामिक। इसका दूसरा नाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह सर्वनाम शब्द से बनते हैं। ये किससे बनते हैं, सर्वनाम शब्द से बनते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आपको अब समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए हम अब अपना अगला पार्ट शुरू करते हैं। हमारा अगला पार्ट है क्रिया। अगला पार्ट क्या है, क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया जो भी हमारे काम करने का तरीका है, हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, वो सारी क्या है, क्रिया पर आधारित होती है। छात्र चित्र को देखकर गांव के जीवन पर लघु कहानी लिखेंगे और कहानी में अपनी कल्पनाओं का भी उल्लेख करेंगे। कल्पनाओं पर आधारित कहानी है ये नीचे दिए गए चित्र को देखें और उसका वर्णन करें। छात्र कहानी लिखने के बाद कहानी में हो रहे कार्यों की लिस्ट बनाएंगे। अभी आपको बता रहे हैं आपको करना क्या है। देखिए, आपको पहले क्या करना है, चित्र को देखकर गांव के जीवन पर आपको एक लघु कथा, एक लघु कथा का मतलब क्या होता है, लघु यानी छोटी, छोटी कहानी लिखी है और कहानी में अपनी कल्पनाओं का उल्लेख करना आपने, और चित्र को देखकर उसका आपको वर्णन करना। छात्र कहानी लिखने के बाद कहानी में हो रहे कार्यों की एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे इसमें अब देखिए अब हो क्या रहा है, इस चित्र को देखिए ध्यान से। इस चित्र में हो क्या रहा है, पहले महिला नल से पानी भर रही है। पहली महिला क्या कर रही है, नल चलाया और उसने क्या भरा, पानी भरा। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। महिलाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। महिलाएं सारी क्या कर रही हैं, अपना अपना कार्य कर रही हैं। तो कार्य कर रही हैं, पानी भर रही हैं, खेल रही हैं, सब सभी इसके अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है चित्र में क्या हो रहा है। सीखने और अधिगम के उद्देश्य आप सुनिए, इसके अंदर आपको पता क्या चलेगा। एक तो आप इसके विषय को समझने में सक्षम होंगे, छात्रों को शुद्ध भाषा बोलने और लिखने की प्रेरणा मिलेगी। आप इसमें क्या कर सकोगे, आप इसके भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करोगे और इनके नियमों से परिचित भी होगे। इनका विश्लेषण कर सकोगे, योग्यता विकसित कर सकोगे और शुद्ध वाक्य और ज्ञान का विचार। देखिए जैसे चित्र में बताया गया है, महिलाएं नल से पानी भर रही, तो भर रही है, खेल रही हैं, कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सारी क्या होती है, हमारी क्रिया होती है, जिससे पता चलता है किसी काम के करने को। छात्रों को क्रिया का ज्ञान प्राप्त करेंगे और छात्र क्या करेंगे, इसके अंतर्गत योग्यता का विकास होएगा, महत्व को परिचित करेंगे, सामान्य जानकारी प्राप्त होगी इसके अंदर आपको, और आप इनके नियमों के बारे में भी जानेंगे। चलिए इसके अंदर कुछ प्रश्न है, ये पढ़ते हैं। तुम बाजार किस कारण जाते हो, सामान खरीदने के लिए। तो आप अगर बाजार जा रहे हो तो आप बाजार क्यों जाते हो, सामान खरीदने के लिए तो जाते हो, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है तुम बाजार क्यों जाते हो, हम घूमने थोड़ी जाते हैं, हमको अपने घर का सामान ही तो खरीदने जाते हैं। घूमने भी गए, घूमने के साथ साथ हमने क्या किया, खरीदारी करके जरूर लाते। तुम बाजार में जाकर क्या क्या करते हो, तो आप क्या करते हो बाजार में जाकर, आप वहां से सामान खरीद के लाते हो, और घर के जितने भी आपके कपड़े हो गए, जितने भी साबुन सर्फ, ये सारी चीजें क्या है, आप लेकर आते हो। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो तो वह क्या कहलाती है, क्रिया। अब क्रिया के बारे में आप क्या जानते हो, क्रिया क्या है, किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं, क्रिया। चलिए अब यहां से समझाती हूँ आपको। क्रिया की परिभाषा एवं क्रिया के भेद। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। किसी काम का करना पता चले, जैसे अभी ऊपर बताया गया था चित्र में, महिलाएं क्या कर रही हैं,
महिलाएं अपना काम कर रही हैं, बच्चे क्या कर रहे थे उसमें चित्र में, बच्चे खेल रहे थे। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, जागना, लिखना इत्यादि। तो ये सारी हमारी क्या है, खाना पीना, सोना रोना, जागना लिखना, सारी क्या है, हमारी क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की तरह ही क्रिया भी विकारी शब्द है। विकारी शब्द की तरह, विकारी शब्द ही है सारे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। क्रिया भी विकारी शब्द है। इसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार आपको इसके अंदर परिवर्तन बदलते दिखाई देंगे। क्रिया शब्द की उत्पत्ति क्री धातु से हुई है। क्रिया शब्द की जो उत्पत्ति यानी इसका विकास कैसे हुआ है, क्री धातु से हुई है इसकी उत्पत्ति। और इसका अर्थ क्या है, कुछ करना यानी कुछ किया जाना। व्याकरण की दृष्टि से क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, जैसे हंसना, खेलना, लिखना, दौड़ना, सोना आदि। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उस धातु को हम क्या कहते हैं, धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे खाना, खा जमा ना, खाना। पढ़ना, पढ़ जमा ना, पढ़ना। जा जमा ना, जाना। लिख जमा ना, लिखना। अब इसमें क्या हुआ, खाना, पढ़ना, जाना और लिखना। खाना खाना हुआ, आप पढ़ रहे हो, पढ़ना हुआ, आप कहीं जा रहे हो, जाना हुआ, और आप कुछ लिख रहे हो, लिखना हुआ। तो शब्द निर्माण के विचार से भी क्रिया दो प्रकार की होती है। धातु, जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है, जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है वह क्या कहलाती है, धातु वगैरह। जैसे सुन, खो, खेल, कूद, बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रो आदि। तो सुनना किसी चीज को, खेलना, कूदना, ये सारी क्या है, हमारी क्रिया। अब धातु भेद कौन कौन से हमारे, मूल धातु है, सामान्य धातु है, व्युत्पन्न धातु है, यौगिक धातु है। जैसे खा जमा ना क्या बन गया मिलके, खाना। पढ़ जमा ना मिलके क्या बना, पढ़ना। जा और जमा ना, जा जमा ना मिलकर क्या बना, जाना। लिख जमा ना मिलकर बना, लिखना। बोल जमा ना मिलकर बना, बोलना। घूम जमा ना क्या बना, घूमना। डाल जमा ना, डालना। तो मूल धातु किसी पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है, उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे जा, खा, पी, रह, गा, रो, लिख आदि। सामान्य धातु, पहला हमारा मूल धातु को समझ आ गया, जो किसी पर आश्रित, आश्रित का मतलब होता है किसी पर डिपेंड नहीं होती है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, तो क्या कहलाती है, मूल धातु कहलाती है। जैसे जा, खा, पी, रह, ये सारी स्वतंत्र धातु। अगला है हमारा सामान्य धातु। धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे जाना, खाना, बोलना, रोना, पढ़ना, लिखना आदि। तो जाना, खाना, बोलना, रोना, पढ़ना, लिखना, बैठना, सोना, घूमना, हंसना, सुनना किसी चीज को, ये सारी कौन सी धातु है, हमारी सामान्य धातु। सामान्य धातु में ना प्रत्यय जोड़कर उसको सरल बनाया जाता है, तो ऐसी धातु क्या कहलाती है, सामान्य धातु। व्युत्पन्न धातु, सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसके अंदर, या तो आप धातु में प्रत्यय लगाओगे या फिर उसके अंदर क्या करोगे, परिवर्तन होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न धातु। जैसे सुलवाना, अब इसमें आप प्रत्यय लगा के देखो, वाना, लिखवाना में क्या बन गया, अंत में। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं, अंत में, और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, हमेशा शुरुआत में यानी आरंभ में। सुलवाना, लिखवाना, दिलवाना, करवाना, खिलवाना, धुलवाना, पढ़वाना, कटवाना आदि। तो देखिए वाना वाना वाना, वाना जो शब्द है वो क्या है, प्रत्यय लग गया इसके अंदर, और प्रत्यय लगने से क्या हुआ, इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। ये कौन सी धातु है, व्युत्पन्न धातु। अगली हमारी यौगिक धातु। यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है।
यौगिक धातु में क्या जोड़कर बनाया जाएगा? प्रत्यय जोड़कर। जैसे खाना से क्या बना है? खिला। और पढ़ना से क्या बना? पढ़ा। लिखना से क्या बन रहा है हमारा? लिखा। और खाना से खिलाना। यौगिक, यौगिक योग से जुड़ा हुआ है, यानी योग का मतलब क्या होता है? यौगिक का मतलब होता है मिलना, यानी जुड़ना। तो यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। खाना से खिलना बना, पढ़ना से पढ़ा बना, लिखना से लिखा, और खाना से खिलाना बना। क्रिया के कौन कौन से भेद हैं? ये आपको एक प्रवाह चार्ट द्वारा समझाया जा रहा है। देखिए बहुत अच्छे से बताया जा रहा है इसके अंदर। क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं क्रिया के? कर्मक और सकर्मक दो तरह की क्रियाएं किसके ऊपर है? कर्म के आधार पर। अब रचना के आधार पर कौन कौन सी क्रिया होती है हमारी? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। दोबारा से समझा रही हूं मैं एक बार फिर से इस प्रवाह चार्ट को ध्यान से देखिए। कर्म के आधार पर है हमारी अकर्मक और सकर्मक। रचना के आधार पर हमारी कौन सी क्रिया? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से कितने भेद है? दो भेद। कौन कौन से हैं? देखिए अभी ऊपर भी समझाया गया। एक है अकर्मक और दूसरी है सकर्मक। चलिए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। पहले ही हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या और किसे तथा किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। मतलब समझ आया? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ेगा, जो यानी काम को कर रहा है, काम को करने वाला कौन है? कर्ता। और कर्ता क्या कार्य कर रहा है वो उसका कर्म है, उस पर ना पड़े उसे एक सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या और किसे अथवा किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। जैसे शैली पुस्तक पढ़ा रही है, तो शैली क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ा रही है। बताया गया है इसमें कर्म जुड़ा है। शैली कार्य क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ाने का। तो कर्म क्या जुड़ गया? पुस्तक। रीना खाना खा रही है। अब रीना क्या कार्य कर रही है? खाना खाने का कार्य कर रही है। विकास ने खिलौना खरीदा, तो विकास ने क्या खरीदा? खिलौना। प्रतिभा लेख लिखती है। प्रतिभा क्या कार्य कर रही है यहाँ पे? लेख लिखने का। सविता फल लाती है। नीता भाषण देता है। रमेश मिठाई बनाता है। तो रमेश का कार्य क्या है? मिठाई बनाता है। रमेश बनाता है, तब तो उसमें कर्म ही नहीं जुड़ा ना। कर्म क्या जुड़ा है? मिठाई बनाने का। जिसमें कर्म जुड़ा हो वह कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। माली ने पानी से पौधों को सींचा। तो माली ने पहले क्या किया है? पानी डाला तभी पौधों को सींचा। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? क्रिकेट खेलने का कार्य कर रहे हैं। पिताजी पत्र लिखते हैं। पिताजी क्या कार्य कर रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। इतना आपको समझ आया सकर्मक क्रिया के बारे में? अगला है हमारा सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के कौन कौन से भेद होंगे? एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है। एक कर्म यानी एकर्मक। और सकर्मक क्रिया क्या कहलाती है? जैसे मोहन फिल्म देख रहा है, तो मोहन क्या काम कर रहा है? मोहन फिल्म देखने का काम कर रहा है, इसमें एक कर्म जुड़ा है। नीता खाना खा रही है। नीता क्या कार्य कर रही है? खाना खाने का कार्य कर रही है। सीमा झाड़ू लगा रही है, तो सीमा क्या कार्य कर रही है? झाड़ू लगाने का कार्य कर रही है। सुरेश सामान लाता है। सुरेश क्या कार्य कर रहा है? सामान लाने का। प्रताप गाड़ी चला रहा है, तो प्रताप क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा है। तो इसमें एक क्रिया जुड़ी है, यानी एक कर्म। द्विकर्मक क्रिया में क्या आएगा? जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं ये क्या कहलाती है? द्विकर्मक यानी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे
श्याम ने राधा को 10 रुपए दिए। तो श्याम ने क्या कार्य किया, 10 रुपए दिए। किसको दिए, राधा। मीरा अपने भाई के साथ फिल्म देख रही है। देखिए दो कर्म जुड़े हैं, मीरा खुद अकेली नहीं जा रही, अपने भाई के साथ जा रही है, यानी दोनों कर रहे हैं काम। क्या काम कर रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं। सोहन और मोहन, एक अकेला बंदा काम नहीं कर रहा, यहाँ पे एक अकेला व्यक्ति काम नहीं कर रहा, यहाँ पे दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं। सोहन और मोहन दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं। छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। अब छात्र ने अपनी कॉपी तो दिखाई, परंतु किसको दिखाई, अध्यापिका को दिखाई। दूसरा कर्म जुड़ गया, पहला है छात्र और दूसरा है हमारा अध्यापिका, द्विकर्मक बन गया। टीना ने शाम को नाश्ता कराया। तो टीना ने क्या कार्य किया, शाम को नाश्ता कराया। तो ये कौन सी क्रिया होगी हमारी, द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया का कोई कर्म कारक नहीं होता, इसलिए उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, जिसमें क्रिया का कोई कर्म यानी काल नहीं होता। पूजा नाचती है, श्याम रोता है, सुनील पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, राकेश मारता है, पक्षी उड़ता है, दर्जी सिल रहा है, मोहन चिल्लाता है, बच्चा हंस रहा है या राधा घूम रही है। जिस वाक्य में कर्ता का जो फल है कर्ता पर नहीं पड़ रहा, कर्ता नहीं कर रहा इस कार्य को, ये क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का काम जो है कोई कर्म नहीं करता, इसलिए इसमें क्या होएगा, अकर्मक क्रिया होगी। अभी जितना आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, आपको समझाया, ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देती हूँ आपको। देखिए क्रिया के भेदों के बारे में मैंने आपको बताया, धातु के भेद बताए हैं। धातु के भेद में मैंने आपको पहले मूल धातु बताया है। मूल धातु क्या है, किसी पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है, वह क्या कहलाती है, मूल धातु। सामान्य धातु के बारे में बताया है। सामान्य धातु में क्या आएगा, जो प्रत्यय से जोड़कर एक सरल रूप बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य धातु। व्युत्पन्न धातु क्या होती है, जो सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या किसी कारण से कोई परिवर्तन किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न धातु। अगली हमारी यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या है, जिसमें प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। अब ये प्रवाह चार्ट आपको मैंने समझाया था, एक बार फिर बता देती हूँ। कर्म के आधार पर हमारे होते हैं अकर्मक और सकर्मक। रचना के आधार पर होते हैं हमारी सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, लाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के भेद कौन से हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कौन कौन से आएंगे, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। कर्ता पर नहीं पड़ेगा इसका प्रभाव। अभी मैंने जैसा बताया, राधा पुस्तक पढ़ रही है, गीता खाना खा रही है, इस तरह के जो उदाहरण दिए मैंने आपको, ये सकर्मक क्रिया में। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया में क्या होगा, जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वह क्या कहलाएगी, एक कर्मक, यानी एक कर्म जुड़ा हुआ है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। मोहन फिल्म देखता है तो मोहन अकेला बैठ के फिल्म देख रहा है। नीता खाना खा रही है तो नीता अकेला खाना खा रही है, कोई इसके साथ नहीं खा रहा। सीमा झाड़ू लगा रही है, अकेली झाड़ू लगा रही है। सुरेश सामान लाता है, अकेला रहा है। तो द्विकर्मक क्रिया में क्या होएगा, जिनमें दो कर्म जुड़े होते हैं। राधा ने शाम को 10 रुपए दिए। राधा ने किसको पैसे दिए, शाम को। मीरा अपने भाई के साथ, अकेली नहीं जा रही, किसके साथ जा रही है, भाई के साथ फिल्म देख। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है, और अकर्मक क्रिया का कोई कर्म कारक पर नहीं होता, इसलिए वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पूजा नाचती है, श्याम रोता है, सुनील पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, पक्षी उड़ता है, दर्जी सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, मोहन चिल्लाता है, बच्चा हंस रहा है, राधा घूम रही है। ये सारी क्या है, अकर्मक क्रिया। यहाँ तक आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। अगला हम अपनी अब अगली क्लास में करेंगे